हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैलाश इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल साइंसेस में। तो हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 96 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक सॉल्व कर लिए थे और आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 101 से 105। तो आई होप अब आपको कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आपका भी बढ़ रहा होगा और आपको एटलीस्ट ये जो है ना अप्रोच, किस तरीके से हमें प्रॉब्लम को डील करना है, किस तरीके से हमारा अप्रोच होना चाहिए, वो माइंडसेट अभी आपका डेवलप हो रहा होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। ठीक है, तो इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम चलते हैं हमारे अगले 5 क्वेश्चंस पे। तो आइए देखिए। तो देखिए, पहला सवाल जो है इसमें पूछा गया है, कैरेक्टर टेबल दी गई है C3V पॉइंट ग्रुप की और नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अमोनिया के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें यह पता करना पड़ेगा कि कौन कौन से रिप्रेजेंटेशन A1, A2 और E में आपके करस्पॉन्ड्स करते हैं नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए। डेट इज कौन से वाइब्रेशन मोड्स हैं और कौन से IR मोड्स हैं। तो उसके लिए अब देखिए, ये जो कैरेक्टर टेबल दी गई है ना, इसमें ये जो रिप्रेजेंटेशन है इन टोटल, वो इसमें ट्रांसलेशनल मोड्स भी हैं, रोटेशनल मोड्स भी हैं और वाइब्रेशनल मोड्स भी हैं। तो पहले हमें टोटल मोड्स निकालने पड़ेंगे कि कितने हैं, और उसमें से फिर क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेशनल और वाइब्रेशनल मोड्स को माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें थोड़ा सा है ना ये लेंदी है। लेंदी क्या है, अगर आपको इसका कंसेप्ट समझ में आता है तो आप इसका 2 से 3 मिनट में आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए कैसे। सबसे पहले देखिए, कुछ चीज़ तो अगर मैं आपको बताऊं ना कि आप नॉर्मली एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन को देख के। कैसे? अमोनिया जो है, ये आपको पता है ये कैसा मॉलिक्यूल्स है, एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में म्यूचुअल एक्सक्लूशन प्रिंसिपल नहीं लगता। मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूशन प्रिंसिपल क्या है? म्यूचुअल एक्सक्लूशन प्रिंसिपल वो होते हैं जिस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। ऐसे लीनियर मॉलिक्यूल विच पोजेस सेंटर ऑफ द सिमेट्री, उसमें जो मोड्स IR एक्टिव होते हैं वो रमन इनएक्टिव होते हैं एंड वाइस वर्सा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कभी भी दोनों मोड्स IR क्या हो, एक्टिव हो। लेकिन नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में ये कंडीशन सेटिस्फाई होती ही नहीं है। तो जैसे इन्होंने पूछा ना कि जैसे सम ऑफ द नॉर्मल मोड्स आर IR इनएक्टिव, एटलीस्ट वन नॉर्मल मोड इज बोथ IR एंड रमन इनएक्टिव। नहीं, ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि अमोनिया एक पोलर मॉलिक्यूल्स है और पोलर मॉलिक्यूल्स में आपको पता है, देखिए कंडीशन क्या है वाइब्रेशन मोड की या IR स्पेक्ट्रा की, कि जब मॉलिक्यूल वाइब्रेट करे तो उसके डाइपोल मोमेंट में क्या है, चेंज आए। और अमोनिया क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल है तो उसके पास तो एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता ही है, तो डाइपोल मोमेंट में तो चेंज आएगा ही मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के दौरान। तो ऐसे मोड्स क्या होंगे, IR एक्टिव होंगे। अगर IR एक्टिव हैं तो रमन एक्टिव भी होंगे। तो इसमें ये नहीं ऑप्शन हो सकता कि एटलीस्ट सम ऑफ द मोड इज बोथ IR एंड रमन इनएक्टिव। ये ऑप्शन आपका सरासर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, मिक्सिंग ऑफ नॉर्मल मोड्स बाय द सिमेट्री ऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल। ये भी ऑप्शन आपका गलत है। क्यों? आप देखोगे ये जो ऑपरेशन है आइडेंटिटी है ना, इसका जो कैरेक्टर है वो कितना है, 2। इसका मतलब क्या है, ये 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। और आप देख सकते हो 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन में ये जो x और y कोऑर्डिनेट्स हैं ये मिक्स होके एक साथ ट्रांसफॉर्म होते हैं। मतलब x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट जो है वो इंडिपेंडेंटली चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि इसलिए उन्होंने इसको कैसे करा है, x, y। इसका मतलब क्या होगा, जब मैं इस पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करूं, लेट्स से मैं C3 ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं, तो C3 का मतलब होता है रोटेशन बाई 120 डिग्री। तो 120 डिग्री से रोटेट करूंगा तो ऑब्वियसली एक Z एक्सिस के अलोंग करूंगा जो मेरी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। तो Z का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, लेकिन x और y का होगा। और x का और y का जो कोऑर्डिनेट चेंज होगा वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि x का अलग होगा, y का अलग होगा। x और y एक साथ ट्रांसफॉर्म होंगे, इसलिए हम इसको x, y लिख देते हैं। ये चीज C2 में नहीं होती, क्योंकि C2 में देखिए, C2 में रोटेशन कितने का होता है, 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री का रोटेट होगा तो x हो जाएगा -x, y हो जाएगा -y। क्या x का कोऑर्डिनेट y के कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है C2 ऑपरेशन के दौरान? नहीं। ऐसे ही y का कोऑर्डिनेट x पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन C3 में क्या होगा, आप 120 डिग्री का रोटेशन कर रहे हो और 120 डिग्री का जब रोटेशन करोगे तो x और y एक साथ चेंज होंगे। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन, मिक्सिंग ऑफ द नॉर्मल मोड बाय द सिमेट्री ऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल। यस, इट इज पॉसिबल बिकॉज वी कैन सी द ट्रांसलेशनल मोड XY और द रोटेशनल मोड्स RX एंड RY, दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन सेट। इसलिए मिक्सिंग पॉसिबल है। अगर मिक्सिंग पॉसिबल नहीं होती तो ये अलग अलग ट्रांसफॉर्म होते हैं और फिर इसके लिए हमें एक 1 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन मिलता, ई वाला टर्म नहीं आता। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट गलत हो गया। चौथा देखिए, फॉर सम ऑफ द नॉर्मल मोड्स द वेव फंक्शन ऑफ द फर्स्ट वाइब्रेशनल एक्साइटेड स्टेट इज टोटली सिमेट्रिक। हाँ, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि हमें पता है कि इसमें एक रिप्रेजेंटेशन ऐसा है A1 वाला
जो कि टोटली सिमेट्रिक है। टोटली सिमेट्रिक मतलब इसका हर कैरेक्टर क्या है, +1 है। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा सही है। तो देखिए बिना इसको सॉल्व करे हमने ये आंसर बता दिया कि हमारा आंसर क्या होगा। तो हमने यहाँ पे एटलीस्ट हमारे 4 मार्क्स तो सिक्योर कर ही लिए जस्ट बाय प्योर सिंपल लॉजिक बेस्ड, है ना। अब आप चाहते हो कि इसका मैं फुल डेरिवेशन करूं तो वो भी मैं कर सकता हूं। कैसे, देखिए आपको, क्योंकि मुझे ये पता है कि इस जो NH3 का पॉइंट ग्रुप है या NH3 का जो सॉरी मॉलिक्यूल है, इसमें वाइब्रेशनल मोड्स होंगे, उसमें A1 रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, अब हो सकता है कि ये वाला ऑप्शन गलत हो या 1 वाला, सम ऑफ द नॉर्मल मोड्स आर IR इनएक्टिव, सम ऑफ द नॉर्मल मोड्स आर IR इनएक्टिव। तो इन दोनों में अगर चूज करना है तो मैं तो यही वाला चूज करूंगा। क्यों, ये मैं डबली श्योर हूं। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ नॉर्मल मोड्स ऐसे होंगे जिसमें वेव फंक्शन जो होगा वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का टोटली सिमेट्रिक होगा एंड दैट विल रिप्रेजेंट टू द A1 रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और ये होना भी चाहिए क्योंकि सिलेक्शन रूल ये कहता है कि जब ट्रांजिशन होता है, सिलेक्शन रूल क्या है, आईआर स्पेक्ट्रा का या वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा का, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ड्यूरिंग वाइब्रेशनल मोशन, लेट्स से मेरे ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन साई GS है और ये ग्राउंड स्टेट से कहां जा रहा है, एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, तो सिलेक्शन रूल ये कहता है कि जो ट्रांजिशन इंटीग्रल है ग्राउंड स्टेट इनटू μx, μy और μz किसी भी डायरेक्शन में आप ले सकते हो, इनटू एक्साइटेड स्टेट, ये जो ट्रांजिशन इंटीग्रल है ये क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। बीच में मैंने डायपोल मोमेंट वेक्टर क्यों रखा है, यही सिलेक्शन रूल है। आईआर का सिलेक्शन रूल ये कहता है कि ड्यूरिंग द वाइब्रेशन मोशन डायपोल मोमेंट मस्ट चेंज। डायपोल मोमेंट मस्ट चेंज मतलब ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये इंटीग्रल अगर 0 हो गया तो डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, मतलब ये इंटीग्रल अगर 0 हो गया इसका मतलब जो ट्रांजिशन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट हो रहा है वो क्या है, वो क्या होगा, नॉन सिमेट्रिक होगा। मतलब डायपोल मोमेंट अगर 0 ही आ गया इसका मतलब डायपोल मोमेंट चेंज नहीं हो रहा, यही मतलब होगा ना। अगर इस इंटीग्रल का 0 आ गया तो ये 0 नहीं हो सकता। और ये 0 कब नहीं हो सकता, जब इनका डायरेक्ट प्रोडक्ट, किसका, जो रिप्रेजेंटेशन ग्राउंड स्टेट का है, जो कैरेक्टर ग्राउंड स्टेट का है या जो रिप्रेजेंटेशन ग्राउंड स्टेट का है, वॉट एवर A1 A2 B1 B2 जो भी होगा, मल्टीप्लाई बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डायपोल मोमेंट इन x डायरेक्शन मल्टीप्लाई बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्साइटेड स्टेट, इन सब का जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए, A1 आना चाहिए। क्यों, आप देख सकते हो A1 जो है 1 1 1 है, तो अब जब सब +1 होंगे तो डेफिनेटली इसका जो इंटीग्रल होगा वो नॉन जीरो होगा। अगर मैं A2 ले लेता तो इसमें क्या है, देखिए एक ऑपरेशन जो आइडेंटिटी है वो +1 है, 2C3 के से जो C3 है इसका कैरेक्टर कितना है, +1, और कितने टाइम्स ये ऑपरेशन कराया गया है, 2 टाइम्स, तो इसका टोटल कैरेक्टर कितना हो जाएगा, +2। और सिग्मा V का ऑपरेशन कैरेक्टर कितना है, -1, और टोटल कितने टाइम्स ये कराया गया है, 3 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा, -3। इन सबको जोड़ दोगे तो देखो आंसर कितना आ रहा है, 0। इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है, समेशन ही तो होता है। अरे इंटीग्रेशन का मतलब ही तो क्या होगा, सम कर देंगे, मैं सबका सम कर दूंगा तो 0 आएगा, वही आप ई का भी देखोगे तो 0 आएगा। तो इसका मतलब कहने का जो कैरेक्टर है ग्राउंड स्टेट का इनटू कैरेक्टर ऑफ द डायपोल मोमेंट वेक्टर इनटू द कैरेक्टर ऑफ द एक्साइटेड स्टेट, इनका डायरेक्ट प्रोडक्ट हमेशा कितना आना चाहिए, A1 आना चाहिए। इसलिए फॉर सम ऑफ द नॉर्मल मोड्स द वेव फंक्शन ऑफ द फर्स्ट वाइब्रेशनल एक्साइटेड स्टेट इज टोटली सिमेट्रिक, A1, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, इफ़ यू रिक्वायर मैं थोड़ा सा इसको और आगे ले जाके, है ना, वीडियो ठीक है थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको प्रॉपरली सॉल्व करके आपको बता सकता हूं कि इसमें आंसर A1 ही आएगा और पहला ऑप्शन आपका गलत ही होगा। सम ऑफ द नॉर्मल मोड्स आर IR इनएक्टिव, नहीं, सारे मोड्स IR क्या होंगे, एक्टिव होंगे। उसके लिए क्या करना है, पहले आपको एक चीज निकालनी है, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम। तो देखिए NH3 में हम इसका पहले रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारी C3 एक्सिस होगी जो नाइट्रोजन एटम से पास होगी। तो अब आप देख सकते हो आइडेंटिटी ऑपरेशन में तो कोई एटम शिफ्ट नहीं होता, तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम इज 4, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, कोई शिफ्ट नहीं होगा। फिर C3 एक्सिस कौन सी है, जो एक्सिस आप कहां से पास कर रहे हो, नाइट्रोजन से, तो केवल नाइट्रोजन जो एटम है वो शिफ्ट नहीं होगा, बाकी तीनों हाइड्रोजन अपनी पोजीशन क्या कर जाएंगे, शिफ्ट कर जाएंगे। नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम विल बी 1। और सिग्मा V, तो ये आपको पता है ये आपका एक मिरर प्लेन है,
तो इसमें ये जो दो एटम्स प्लेन में ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, ये दो एटम अपनी पोजीशन क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम विल बी 2। अब फिर आपको निकालना पड़ता है कंट्रीब्यूशन पर एटम। अब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फॉर आइडेंटिटी ऑपरेशन द कंट्रीब्यूशन पर एटम इज 3, फॉर C3 इट इज 0 बिकॉज 2 cos थीटा प्लस 1 होता है। इसका जब मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ना तब इसका ये आंसर आता है इसका। और फॉर दिस इट इज, अब हम क्या लेंगे इसका मल्टीप्लीकेशन, और इससे हमें क्या मिल जाएगा, कैरेक्टर ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। 4 3 कितना हो गया 12, 0 और 2। तो ये हो गया हमारा कैरेक्टर ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, थोड़ा सा हो गया है। और ये जो है ये क्या है हमारे, ये है हमारे कैरेक्टर ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। और इसकी मदद से हम क्या निकाल लेंगे, A1 A2 और E3 के कितने A1 A2 और E के कितने रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है अमोनिया मॉलिक्यूल के लिए। तो उसके लिए ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम हम यूज करेंगे। हम सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ A1 रिप्रेजेंटेशन। सॉरी, मैं इसका थोड़ा सा सिंबल कभी कभी ना गलत कर देता हूँ, है ना। नंबर ऑफ A1 ये कैसे निकालते हैं, 1/6। 6 क्या आया, ये बेटा ऑर्डर है H, 1/H लिखते हैं। H इज द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ C3V पॉइंट ग्रुप। ऑर्डर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस। एक आइडेंटिटी है, 2 C3 हैं और 3 सिग्मा V, तो 3 2 5 और 1 6। ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। तो 1/6। फिर क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ टाइम्स द ऑपरेशन इज कैरिड आउट। एक एक करके करेंगे हम, क्योंकि A1 का कैरेक्टर देख रहे हैं कितना आएगा। तो आइडेंटिटी कितने बार कराया है, एक बार। इसका जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है इसका कैरेक्टर कितना है 12, और इररिड्यूसिबल का कितना है 1। फिर ऐसे ही करेंगे कितने, C2 C3 के लिए। तो कितने बार C3 कराया है, 2 बार। इसके A1 के लिए चेक कर रहे हैं तो 1। इसका कितना है, इसका कितना है 0 प्लस, फिर नंबर ऑफ टाइम्स, अब सिग्मा वी के लिए आ गया 3 टाइम्स सिग्मा वी कराया है। इसका तो 1 1 1 ही है, और इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए कितना हो गया 12 प्लस, तो कितना आया 12 प्लस 3 और 2 3 2 6, 12 और 6 18, और 18 डिवाइड बाई 6 कितना आया 3 आया। तो देयरफॉर हमारे पास टोटल कितने हैं 3A1 है। इसी तरीके से आप फटाफट A2 निकाल लीजिए, कितना आएगा 1/6। मैं अब डायरेक्टली कर रहा हूँ, तो 1 1 माइनस 1 है, तो 1 इंटू 12 इंटू 1 प्लस बीच वाला तो क्या है 0, और दूसरा क्या है, क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है तो माइनस कितना आ जाएगा 6। अब मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, तो 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 6 1। तो हमारे पास 1A2 है, और नंबर ऑफ E निकालना होगा तो वो भी हम निकाल लेंगे। कैसे, 2 - 1 0। तो 2 - 1 0 का मतलब कितना हुआ, नंबर ऑफ टाइम्स द ऑपरेशन इज कैरिड आउट 1। इसका कैरेक्टर 2, सॉरी, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स द ऑपरेशन इज कैरिड आउट, तो एक ही बार करा है। इसका कैरेक्टर कितना है 2, और इसका कितना है 12, प्लस बीच वाले का तो 0 ही है, और इसका भी 0 है तो इसका भी 0 रहेगा। 12 2 ज़ा 24, 24 डिवाइड बाई 6 इज 4। कितना आया 4E आया। तो जो टोटल मोड्स होंगे डेट विल बी 3A1 प्लस A2 प्लस 4E, वेयर E ध्यान रखिएगा ये आपका डबली डिजेनरेट रिप्रेजेंटेशन, इट्स अ 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि हमारा सही आया कि नहीं आया। कैसे, आपको तो पता है कि अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स n है तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है 3n। तो अमोनिया में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 4, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी 12। तो ये हमारे आने भी चाहिए। तो देखो 3A1, ए जो है आपका 1 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, 3 A2 से भी 1, और E कितने डायमेंशन है 2 डायमेंशन, और ऐसे कितने 4, तो टोटल कितने हो गए 8 और 1 9 3 12। तो ये चीज़ हमको यहाँ से वेरीफाई भी हो गई, यहाँ हमने जो किया है वो सही किया है। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ। तो 3A1 प्लस A2 प्लस 4E आया, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जो आए ये क्या है, ये टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आई।
हमको क्या चाहिए, हमको क्या एनालिसिस करना है, केवल नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशनल मोड्स एनालिसिस करने हैं। तो ट्रांसलेशन और रोटेशन हटाने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हो कि टोटल में से, टोटल हमारे पास कितना था, फिर से लिख देता हूं मैं यहाँ पे, 3a1 था प्लस a2 था और प्लस 4e थे, ठीक है। अब इसमें से जो ये कंपोनेंट है z वाला, ये ट्रांसलेशन मोड को रिप्रेजेंट करता है और rx ry और rz रोटेशनल मोड्स को करता है, ठीक है। तो हमें ट्रांसलेशन और रोटेशन हटाने पड़ेंगे। तो कितना हटाना पड़ेगा, पहले ट्रांसलेशन हटा लेते हैं। तो ट्रांसलेशनल कंपोनेंट किस किस में है, z एक्सिस और x और y एक साथ ट्रांसफॉर्म हुए थे। तो अब इसको दो बार नहीं माइनस, मतलब दो माइनस नहीं करेंगे, एक ही माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि x और y एक साथ ट्रांसफॉर्म हुए हैं। अगर ऐसे लिखा होता x, y अलग अलग, तो उसका मतलब क्या होता, x इंडिविजुअली ट्रांसफॉर्म हुआ है, y इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्म हुआ है। तो इसके लिए फिर हमको कितने बार माइनस करना पड़ता, दो बार माइनस करना पड़ता। लेकिन क्योंकि इसको ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखा है, मतलब ये ट्रांसफॉर्म हुआ है एज अ सिंगल यूनिट, तो हमको केवल एक ही बार माइनस करना है। तो मतलब एक माइनस करना है a1 और एक इन दोनों का मिलके माइनस करना है e के लिए। तो क्या माइनस कर दें, एक a1 माइनस कर देते हैं और एक e माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये ट्रांसलेशन हो गए। रोटेशनल के लिए क्या करना है, तो रोटेशन वाला कंपोनेंट rz वाला है, जो कि किस रिप्रेजेंटेशन को बिलोंग करता है, a2 को। तो एक a2 माइनस करना है और एक rx ry एक साथ ट्रांसफॉर्म हुए हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक e वाला रिप्रेजेंटेशन भी माइनस करना है। तो एक e माइनस हो गया। तो टोटल कितने बचे, 3a1 में से एक a1 गया तो कितना बचे, 2a1। a2 से a2 कितना हो गया, कैंसिल हो गया। और एक e और एक e कितने माइनस हो गए, 2e माइनस हो गए। टोटल कितने थे, 4। तो कितने बने, 2e। तो ये आपके रिप्रेजेंटेशन हो गए कौन से, वाइब्रेशनल मोड के, 2a1 प्लस 2e, ठीक है। अब आप इसको फिर वेरीफाई कर सकते हो। तो टोटल 3n होता है और अमोनिया एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3n माइनस 6, याद है आपको। तो टोटल कितने थे, 12। 12 में से 6 गए, कितने बचे, 6। तो ये 6 आने चाहिए। तो 2 तो इससे आ ही रहे, क्योंकि सिंगल डायमेंशन है, 1 डायमेंशन, और ई क्या आपका 2 डायमेंशन, और ऐसे कितने, 2। तो टोटल कितने आएंगे, 4। 4 और 2 कितने हो गए, 6। तो ये भी हमारे यहाँ पर क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। चलिए, ये मैं सिर्फ आपको बस करवा रहा हूँ ताकि आपकी थोड़ी सी है ना बैकलॉग का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा क्लियर हो सके कि ये हमने किया कैसे। अब आप देख सकते हो सम ऑफ द नॉर्मल मोड्स आर आईआर इनएक्टिव। ट्रू है कि फॉल्स है, ये फॉल्स है, क्योंकि जो वाइब्रेशनल मोड्स है वो 2a1 है और 2e है, ये सारे के सारे आईआर एक्टिव है। क्यों, कोई भी मोड आईआर एक्टिव तब होगा जब वो ट्रांसफॉर्म होगा एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट में। तो आपका जो मोड है a1 वो जेड कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और जो ई मोड है वो एक्स और वाई में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो ये दोनों ही मोड आईआर क्या है, एक्टिव है। इसी तरीके से अगर रमन एक्टिव देखना है, तो रमन एक्टिव के लिए वो मोड्स रमन एक्टिव होंगे जो ट्रांसफॉर्म होंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन में, क्योंकि ये एक टेंसर क्वांटिटी है। क्वाड्रेटिक फंक्शन मतलब एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइप। तो आप देख सकते हो ये वाला जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है, ये किस रिप्रेजेंटेशन को बिलोंग कर रहा है, a1 को, और a1 में हमारे वाइब्रेशनल मोड्स हैं। तो ये जो आईआर मोड्स हैं ये रमन एक्टिव भी होंगे और आईआर एक्टिव भी होंगे। इसलिए मैंने कहा था कि दूसरा ऑप्शन पहले ही क्या है, फॉल्स है। इसका आंसर तो हम लॉजिक बेस्ड पहले ही विद इन 1 मिनट निकाल चुके थे। ये सब चीजें केवल आपकी है ना थ्योरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, बाकी आंसर हमारा बहुत पहले आ चुका था, ठीक है। नेक्स्ट, द सेल्फ एक्सचेंज रेट एंड द रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग रिडॉक्स कपल आर गिवन बिलो, ठीक है। तो ये आपका किससे सवाल है, आपका कोऑर्डिनेशन से, सेल्फ एक्सचेंज और क्रॉस एक्सचेंज रिएक्शन का। वेरी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। क्या होता है, K12 का मतलब होता है रेट कांस्टेंट फॉर द क्रॉस रिएक्शन। क्रॉस रिएक्शन का मतलब डिफरेंट रिएक्शन के लिए। जैसे यहाँ पे हमारा एक आयन है Cerium+4 और एक आयन है Fe2+, तो ये दोनों दो डिफरेंट आयन्स हैं, तो इन दोनों के बीच का जो रेट कांस्टेंट होगा वो कहलाएगा K12। जबकि Ce4+3+ में जाता, मतलब Ce4+ ही रिड्यूस हो रहा है Ce3+ में, तो इस टाइप की रिएक्शन कहलाती है सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन। या Ce3+4+ में जाए, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है अंडर रूट, ये अप्रोक्सीमेट मैं एग्जैक्टली बता देता हूँ। K12 होता है K11 मतलब फर्स्ट कंपोनेंट का सेल्फ रेट कांस्टेंट, K22 सेकेंड कंपोनेंट का सेल्फ रेट कांस्टेंट, और K12 इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू एक करेक्शन फैक्टर F आता है।
अब क्योंकि यहाँ पे एफ के बारे में बात नहीं की गई तो हम एफ अप्रोक्सीमेटली क्या मान लेंगे 1, इसलिए K12 विल बी रफली इक्वल टू क्या हो जाएगा K11 इंटू K22 इंटू कैपिटल K12, क्योंकि हम यहाँ पर एफ को क्या मान रहे हैं 1 मान रहे हैं। अभी कैसे निकालना है, अब आपको इनकी सबकी वैल्यू दी गई है, देखिए K11 दिया हुआ है, आप इसको अगर 1 मान रहे हो तो इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 4, K22 की भी वैल्यू दी गई है कितनी 3 इंटू 10⁻⁷। क्या नहीं दिया गया, कैपिटल K12, तो बेटा ये आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको इसका क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो आपको एक इक्वेशन थर्मोडायनामिक्स में आपने पढ़ी होगी डेल्टा जी से, क्योंकि डेल्टा जी एक ऐसी क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट द स्टैंडर्ड कंडीशन एट इक्विलिब्रियम और जो हमारा ई नॉट सेल है उसको डायरेक्टली रिप्रेजेंट करती है, लिंक करती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी और ईएमएफ को भी। तो कौन सी इक्वेशन है, माइनस एन एफ ई नॉट डेल्टा जी होता है और यही होता है माइनस आर टी एल एन के, ये पढ़ा होगा आपने। तो देख बेटा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, तो 4 प्लस से कितना जा रहा है 3 प्लस में, तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो एन भी कट जाएगा। तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, के की, और वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो हमारे पास बस एक ही है कि हमको क्या वैल्यू निकालनी है, के की। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है, क्या है, ई नॉट। ये ई नॉट क्या है, ई नॉट सेल का है और हमें इंडिविजुअल दिया हो, तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला लगा दीजिए, ई कैथोड माइनस ई एनोड का। अब कैथोड कौन है, कैथोड कौन होगा, जिसका भाई दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है ना 1.7 और 1, तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा दिख रहा है, C+4 का। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसका रिडक्शन होगा, और रिडक्शन कहाँ पर होता है, कैथोड का। तो कैथोड का पोटेंशियल कितना है 1.7 और एनोड का पोटेंशियल कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा 0.7। तो डेट्स इट। तो बस अब आप यहाँ पे वैल्यू रखिए और के निकाल लीजिए। तो फैराडे की वैल्यू देखिए उन्होंने दी हुई है, मैं फिर से लिख दूं, एफ इंटू ई नॉट इज इक्वल टू क्या बचेगा, आर इंटू टी इंटू एल एन के, और यहाँ से के निकालना है 1 2, क्योंकि इस रिएक्शन के लिए हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो कैसे निकालोगे, तो जब भी एल एन हटाते हैं तो जो भी चीज़ है वो ई की पावर में जाती है, ई की पावर में एफ इंटू ई, फेराडे कितना है 96485, ई नॉट सेल अभी हमने निकाला कितना 0.7 डिवाइडेड बाई आर इंटू टी, आर की वैल्यू 8.314 है ना, उन्होंने दे रखी है जूल्स पर केल्विन पर मोल, और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, पूछा गया है। तो ये कितना हो जाएगा 298 केल्विन। इसको सॉल्व कर लीजिए। अब सॉल्व करने के लिए आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेटर से नहीं चलेगा, जो आपको अवेलेबल कैलकुलेटर होता है उसी से निकालेंगे। तो चलिए आइए निकालते हैं, ठीक है, चलिए आइए यहाँ कैलकुलेट करते हैं। तो क्या कैलकुलेट करना था, ई की पावर है ना एफ ई अपॉन आर टी, ये करना। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे 96485, ओह सॉरी 96485, ये फैराडे की वैल्यू इंटू 0.7, कितना आ गया, कितनी वैल्यू आ गई। अब इसको डिवाइड करना है किससे, ब्रैकेट के अंदर ले लो जिससे डिवाइड करना है, आर टी से। आर टी कितना है 8.314 इंटू 298, ये था, ब्रैकेट बंद किया, इसको सॉल्व कर लिया, अभी आ गया। अब जो भी आंसर आया इसको आपको क्या लेना है, ई की पावर में, तो ये रहा आपका ई की पावर। तो कितना आ गया, देखिए कितना आ गया ये। अब इसको यार 10 की पावर में लिखना पड़ेगा, तो देखिए 1 2, मैं इसको पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और वापस आता हूँ अपने नोट्स में, कितना आ रहा है देखिए, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 2, आप गिनिए राइट से गिनिए डेसिमल से पहले कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 6.9 इंटू 10 की पावर 11, ठीक है, कर सकते हैं। वापस आते हैं अपने नोट्स में, तो इसकी वैल्यू लिख देते हैं 6.9 इंटू 10 की पावर 11, ये आ रहा है आंसर। अब बस अब आपको इसको पुट करना है, तो K12 बस ये आ गया आपका आंसर, क्या हो जाएगा 4 इंटू क्या ना K11 की वैल्यू इंटू 3 इंटू 10 की पावर 7 इंटू 6.9 इंटू 10 की पावर 11, और इसका अंडर रूट लेना है। चलिए फिर एक बार कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा,
है ना, वैल्यूज देख लेना, 4 इंटू 3 12 होता है, मैं इसको हटा रहा हूँ, तो 12 इंटू कितना था 10 की पावर 7, और वो कितना था 10 की पावर 11, है ना, ध्यान है ना आपको, और इंटू कितना था 6.9। तो पहले मैं ये वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये आ गया, इंटू 10 की पावर वहाँ कितनी थी, भूल गया, 7, और यहाँ थी 11। तो जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाएंगी, 11 और 7 कितना हो गया 18, तो वापस आएंगे इंटू 10 की पावर 18। तो अब है ना, डायरेक्ट 10 की पावर मत लिखना, इंटू पहले क्या करना आप 18 लिखना, और फिर इसको 10 की पावर में ले जाना, तो ये हो जाएगा 82.8 इंटू 10 की पावर 18, ये आ गया हमारा आंसर। अब इसका क्या ले लेना है हमको, अंडर रूट, ठीक है, ये ना, अरे यार फिर कितना आगे, फिर से गिनते बैठो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9.1 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है, ये आंसर आ रहा है हमारा 9 इंटू 10 की पावर 9। अब ये हमारा आंसर आ गया, लेकिन आप देखोगे इनमें से कोई सा भी हमारा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा एग्जैक्टली। ये बेटा इसलिए मैच नहीं कर रहा क्योंकि मैंने कहा था यहाँ पर एक चीज़ क्या आती है, एफ, जो कि करेक्शन फैक्टर होता है, इसको हमने क्या मान लिया था 1 माना था, जबकि इसको जब इंक्लूड करोगे तो अब इसको निकालोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कोलिशन फ्रीक्वेंसी, एवोगैड्रो नंबर, है ना, वो सारी चीज़ें को इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पे। टू मेक थिंग्स सिंपल इसकी ज़रूरत नहीं है, आप क्लोजली देख सकते हो। यार एक बात बताओ, 10 की पावर 9 आ रहा है, और 9 को मैं रफली कितना मान लूँ 10, तो 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर 9 कितना हो जाएगा 10 की पावर 10, तो रफली जो 10 की पावर है वो कितनी आनी चाहिए 10 आनी चाहिए, जो कि मेरे किस ऑप्शन के साथ मैच कर रही है, इसके साथ। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दिस इज द क्लोजेस्ट मैच। क्यों क्लोजेस्ट मैच, अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए तो फिर आप एफ की वैल्यू रखना पड़ेगा उसको वहां पर आपको, ठीक है, अननेसेसरी क्यों, हमको पता है 10 की पावर 10 है, इसी के आसपास घूमेगी वैल्यू, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। द थीटा डिपेंडेंट पार्ट ऑफ एन अननॉर्मलाइज, मुझे पता है ये सवाल क्या है ना, बहुत से बच्चे गलत करके आए हैं। क्यों, क्या होता है ना, वो क्या होता है ना, कभी कभी सिंपल सा सवाल पूछ लेता है बच्चे, उसमें एक्स्ट्रा अपना दिमाग लगा लेते हैं पीएचडी वाला। क्यों, इन्होंने ये पूछा था कि भाई मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ होगी फाइंडिंग की, है ना, उन्होंने क्या दे दिया था, ऑर्बिटल वेव फंक्शन दे दिया कॉस थीटा, और पूछा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल कहाँ होगी थीटा से थीटा के। तो बच्चों ने क्या दिमाग लगाया कि यार मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पूछी है, मतलब मैक्सिमा पूछा है, और जो एंगुलर फंक्शन है वो कॉस थीटा है, तो ऑब्वियसली जब कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो हमारी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। लेकिन ये अप्रोच सरासर गलत है। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा की तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 की वैल्यू कब आती है, जब एंगल कितना हो 0 डिग्री। और देखो बेटा 0 डिग्री भी दिया हुआ है, बहुत से बच्चे 0 डिग्री लगा के आए होंगे, लेकिन ये ऐसे नहीं है भाई। आपको पता है जब हम एंगुलर पार्ट में डील करते हैं तो जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है P इन टर्म्स ऑफ थीटा, है ना, या इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, वो हम कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, तो वी टेक द प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो कि ऑलरेडी क्या होता है, तो हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक वेव फंक्शन है साई, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, तो वी टेक द वेव फंक्शन, देन वी स्क्वायर दिस वेव फंक्शन, और स्क्वायर करने के बाद क्या करते हैं, हम उसको इंटीग्रेट करते हैं ओवर द स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट डी टाउ, कहां से कहां तक, जहां से जहां तक उसकी रेंज होगी। अब क्योंकि हमारे पास एंगुलर फंक्शन है तो उसकी रेंज उन्होंने कहां से दी है, 0 से 90 डिग्री दी है। तो क्या करना था हमको यहाँ पे, सबसे पहले जो हमारा फंक्शन है वेव फंक्शन थीटा, इसका क्या करना था स्क्वायर, तो ये हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डी टाउ। तो ये आपको पता होना चाहिए, जब हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म होते हैं तो डी टाउ ट्रांसफॉर्म होता है आर स्क्वायर साइन थीटा में, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा और डी फाई में, डी आर डी थीटा और डी फाई में, क्योंकि रेडियल पार्ट से हमें मतलब नहीं है, हमें केवल थीटा पार्ट से मतलब है। तो ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे
ओवर द वॉल्यूम एलिमेंट डी थीटा, तो हमें क्या मिल जाएगी, प्रोबेबिलिटी। हमें प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी, हमें क्या पूछी है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पूछी है। अच्छा, एक चीज और उन्होंने कंफ्यूज करने को दिया, तो उन्होंने ये बोल दिया था कि हमारा वेव फंक्शन कैसा है, अननॉर्मलाइज। तो आधे बच्चे पागलों की तरह क्या करने लगे इससे पहले, नॉर्मलाइज। अरे बेटा, नॉर्मलाइज करने की क्या जरूरत है, क्या नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट से जब हम किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मैक्सिमा की पोजीशन बदल जाएगी, क्या बदलता है, केवल उसकी स्केलिंग बदलती है, हाइट बढ़ेगी। भाई नॉर्मलाइजेशन, अरे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है, एक वैल्यू तो होती है, एक नंबर ही तो होता है। तो जब उस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, उसकी हाइट बढ़ जाएगी। पहले मान लो आपको प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऐसा आ रहा था, तो अननॉर्मलाइज वेव फंक्शन का, अब आपने इसको नॉर्मलाइज कर दिया, मतलब एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हाइट क्या होगी, अब थोड़ी सी बढ़ जाएगी। लेकिन जो पोजीशन है मैक्सिमा की वो थोड़ी ना बदलेगी यार, समझ में आ रहा है ना। तो ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था, दो चीजें है ना, ये ट्रिकी क्वेश्चन था, कंफ्यूज करने के लिए बस इतना बोल दिया उन्होंने कि अननॉर्मलाइज है। अरे यार, अननॉर्मलाइज होने से जो मैक्सिमा की प्रोबेबिलिटी है या मिनिमा की प्रोबेबिलिटी है वो तो ना बदलेगी। तो थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया था इस सवाल को इसने, दो चीज़ों से पूछ के कि ये दो चीज़ बता के कि एक अननॉर्मलाइज है और एक मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। पर है ना, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप इससे कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। अननॉर्मलाइज हो या नॉर्मलाइज हो, उसके मैक्सिमा और मिनिमा की पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम अननॉर्मलाइज वेव फंक्शन को लेके ही इसका मैक्सिमा निकालेंगे। दूसरा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पता होने की जरूरत नहीं है। आपको पता है किसी भी चीज़ का जो मैक्सिमा है या मिनिमा है, इसको हम कैसे निकालते हैं, जो भी हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, जैसे हमारे यहाँ पे क्या था प्रोबेबिलिटी फंक्शन, cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव dp बाई डी थीटा क्या कर देंगे, 0, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, सो इट विल गिव आइदर द मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा और उसको डिफरेंशिएट करेंगे और 0 के बराबर पुट करेंगे और थीटा की वैल्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए ये स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो अब हमको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। वैसे तो मैं डायरेक्ट एक तरीका है, पर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि मैं आपको यहाँ पर वो तरीका बताऊं, क्योंकि ये एक हमारी वीडियो सीरीज है, ये थोड़ा एडवांस लेवल पे आप डायरेक्टली इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो, है ना, विदाउट यूजिंग दिस ऑल डेरिवेटिव। बट स्टिल नाउ हम अप्रोच सीख रहे हैं, तो पहले आप उस अप्रोच को समझ लीजिए। देखिए क्या है, डी पी बाई डी थीटा, हमें क्या करना है, ये जो फंक्शन है cos स्क्वायर थीटा और साइन थीटा, इसको डिफरेंशिएट करना है, किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे डिफरेंशिएशन का, क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन cos स्क्वायर थीटा को कांस्टेंट रखा और किसको डिफरेंशिएट किया, साइन थीटा को। अब बेटा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा, ये हो गया प्लस। अब क्या करेंगे, साइन थीटा कांस्टेंट रखेंगे और किसको डिफरेंशिएट करेंगे, cos स्क्वायर थीटा का। तो बेटा cos स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्या हम कर सकते हैं, नहीं। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल, सॉरी चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो क्या होगा, तो मैं क्या करूँगा, u को क्या मान लूँ, cos थीटा, तो ये मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, u स्क्वायर, अरे u इज इक्वल टू cos थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा u स्क्वायर हो जाएगा। नाउ आई हैव टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू डी यू, तो u स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको पता है, तो इतना क्या होगा 2u, ठीक है। लेकिन आपको डिफरेंशिएशन u के रेस्पेक्ट में करना था कि थीटा के रेस्पेक्ट में करना था, थीटा के रेस्पेक्ट में, और ये आपने किसके रेस्पेक्ट में कर दिया, u के रेस्पेक्ट में। तो अब एक बार और क्या करो, इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, कैसे, 2u वैल्यू रखी 2u की, u क्या था cos थीटा और u क्या माना हमने, cos थीटा, तो यहाँ पे कर दो du बाई डी थीटा, तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, तो 2 cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन के साथ, तो आंसर क्या आ गया, -2 साइन थीटा cos थीटा, ठीक है, ठीक है, हो गया। तो अब इसको थोड़ा सा लिख देंगे, तो cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा क्या हो गया, cos क्यूब थीटा प्लस क्या होगा, अब तो माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे, -2 साइन थीटा और cos थीटा। तो क्या चीज़ कॉमन निकाल सकता हूँ मैं यहाँ पे, cos थीटा कॉमन निकाल सकता हूँ, क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा, बोलो बचेगा। और इसकी वैल्यू किसके बराबर पुट करनी है मेरे को, 0 के। तो अब मुझे थीटा की वो वैल्यू चाहिए जिस पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो देखो बेटा, ये cos थीटा को अगर मैं x मान लूँ, मल्टीप्लाई बाय अंदर इसके जो भी है इसको मैं y मान लूँ, मतलब ये इक्वेशन ये कह रही है कि x y के प्रोडक्ट 0 है। तो इसका मतलब या तो x 0 हो सकता है या तो y 0 हो सकता है।
ठीक है। अब इसका मतलब अगर हमको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है तो आइदर इट एक्स विल बी जीरो और वाई विल बी जीरो। तो पहली कंडीशन देख लेते हैं, अगर एक्स जीरो करा मतलब कॉस थीटा जीरो करा तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री, और इस केस में कॉस थीटा क्या हो जाएगा जीरो। लेकिन ये कंडीशन बेटा किसकी हो जाएगी आपकी मिनिमा की हो जाएगी। क्यों, आपको याद है ये क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि आपका जो वेव फंक्शन है थीटा, मतलब वेव फंक्शन जो दिया हुआ है ना थीटा डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द अननॉर्मलाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, उस फंक्शन का पैरामीटर क्या है कॉस थीटा, मतलब ये फंक्शन आपका कॉस थीटा है। और अगर मैं कॉस थीटा को ही जीरो कर दूं तो ये इसकी क्या हो जाएगी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि हम जब डेरिवेटिव पुट करते हैं तो या तो मैक्सिमम मिलता है या तो मिनिमम मिलता है। तो अगर कॉस थीटा ही जीरो हो गया मतलब ये वेव फंक्शन क्या हो गया जीरो और वेव फंक्शन ही जीरो हो गया, तो उस केस में हमको इसकी वैल्यू क्या मिलेगी मिनिमम मिलेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, हमको ये वाला सोल्यूशन नहीं लेना, हम कौन सा सोल्यूशन लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा की वैल्यू जीरो पुट करेंगे। और इसको पुट करने से क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ स्क्वायर है यहाँ नहीं है, कुछ गलती हो गई क्या हमसे, एक बार हम देखते हैं। यहाँ पे भी मेरे ख्याल से स्क्वायर का टर्म शायद आना चाहिए, हाँ ये देखो ये गलती हो गई हमसे कि हमने क्या किया यहाँ पे तो कॉस क्यूब थीटा कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन जब यहाँ इसको सॉल्व किया था तो इसका जो डेरिवेटिव निकाला था किसका, देखो बेटा हमने साइन थीटा क्या रखा था, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। पहले हमने क्या किया, जब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो कॉस स्क्वायर थीटा को कांस्टेंट रखा और साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आया कॉस थीटा। फिर हमने क्या किया था साइन थीटा को कांस्टेंट रखा था और कॉस स्क्वायर थीटा को डिफ्रेंशिएट किया था, तो कॉस स्क्वायर थीटा को डिफ्रेंशिएट करने से क्या आया था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो वो एक साइन थीटा से यहाँ मल्टीप्लाई भी होगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, वही मुझे लगा था यहाँ पर एक टर्म आना चाहिए था, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे लिए आसान है, मुझे लग रहा था कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दोनों जगह स्क्वायर का टर्म आना चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब बस मुझे क्या करना है, एक काम करता हूँ मैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा ले लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा 1/2, और साइन अपॉन कॉस आपको पता है क्या होता है टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब मुझे क्या करना है थीटा की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो अब मैं यहाँ पे कैलकुलेटर की मदद से निकाल सकता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो पहले तो सबसे पहले टेन स्क्वायर थीटा है, तो टेन थीटा क्या होगा, ये पेन भी कभी कभी टेन थीटा क्या होगा अंडर रूट ऑफ 1/2, और थीटा क्या होगा टेन इनवर्स 1/2, और ये कितना आएगा ये हमें निकालना है। स्क्रीन थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि होगी, मैं इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो अब हम इसे कैसे निकालेंगे, तो मैं इसको आपको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करके बताता हूँ जैसे हमने अभी तक किया हुआ है। तो हमारा कैलकुलेटर कहाँ गया, साइंटिफिक कैलकुलेटर ये रहा है ना। तो हमको क्या करना है 1/2 कितना होता है 0.5, उसका अंडर रूट पहले लेना है और फिर उसका टेन इनवर्स निकालना है। तो 1/2 होता है 0.5 का अंडर रूट कितना आ गया 0.7 आ गया। अब मुझे इसका टेन इनवर्स निकालना है, तो कितना आ रहा है देखिए 35.26, तो उसका मतलब मेरा थीटा जो है वो कितना हो गया लगभग 35 डिग्री का हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा ये 35.26 आ रहा था ना, तो 35.3, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया मेरा इसमें बी। देख लेता हूँ कि उसकी विजिबिलिटी आपको दिखे, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ये हो गया आंसर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। नेक्स्ट देखिए, इन द फोटोकेमिकल रिएक्शन, अब ये है ना क्वांटम यील्ड पे क्वेश्चन पूछा गया है, पर है ये सिंपल मोल कंसेप्ट पे सवाल बेस्ड, मोल कंसेप्ट का ही सवाल है, फोटोकेमिस्ट्री का सवाल है ही नहीं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्वांटम यील्ड होती है फाई, ये क्या होती है, ये होती है मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड अपॉन मोल्स ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब्ड। अब देखिए इसकी मैं पहले आपको अंडरलाइंग प्रिंसिपल बता देता हूँ। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई एक रिएक्टेंट है,
इसको आपने लाइट प्रोवाइड करी, तो ये क्या करेगा, लाइट एब्जॉर्ब करके ये रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में। तो कितने मोल्स फोटॉन्स के ये रिएक्टेंट एब्जॉर्ब करता है और उसमें ये कितने परसेंटेज रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, ये इसकी क्वांटम यील्ड कहलाती है। सपोज करो फॉर एग्जांपल, अगर एक फोटोन, मतलब एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, एक रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल एक फोटोन एब्जॉर्ब करता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो क्वांटम यील्ड कितनी हो गई, 100%। नहीं समझ में आया? अरे एक रिएक्टेंट एक फोटोन एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये क्या हो गई, यील्ड 100% हो गई। अब अगर मान लो एक फोटोन एब्जॉर्ब करके दो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में, ठीक है, क्योंकि जब फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है ना, तो ये चेन रिएक्शंस होती है, तो उस केस में क्वांटम यील्ड कितनी हो जाएगी, 200%। मतलब एक फोटोन एब्जॉर्ब हुआ और दो कन्वर्ट हो गए। उल्टा कि अगर दो फोटोन एब्जॉर्ब करके एक रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है तो 50% यील्ड हो गई। तो हम निकालते कैसे हैं, तो हम ये देखेंगे कितने रिएक्टेंट के मोल रिएक्ट किए और कितने फोटोन एब्जॉर्ब हुए। तो कितने फोटोन एब्जॉर्ब करके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है वो कहलाती है उसकी क्वांटम यील्ड। तो दो चीज़ें हमें यहाँ पता होनी चाहिए, एक कितने रिएक्टेंट के मोल्स हैं और कितने फोटोन उसने एब्जॉर्ब किए हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो रिएक्टेंट के मोल्स उन्होंने दे ही दिए हुए, कितने, 2.5 मिलीमोल्स। तो 2.5 मिलीमोल्स का मतलब होता है 2.5 इंटू 10⁻³ मोल्स। तो ऊपर वाला पार्ट तो हमारा क्लियर है। अब जो हमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है वो किस में आएगी, मोल्स ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब करने में। क्यों, उन्होंने ये बोला है कि इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हम जो सोर्स है लाइट का, वो उसकी पावर कितनी दी हुई है, 100 वाट। अच्छा, पावर क्या होती है, पावर इज़ नथिंग बट, पावर की यूनिट क्या होती है, एनर्जी इनटू टाइम। ठीक है, मतलब एक सेकेंड में कितनी फोटॉन्स हिट कर रहे हैं ऑन अ पर्टिकुलर सरफेस, दैट इज कॉल्ड एज पावर। 100 वाट का मतलब 100 जूल्स पर सेकेंड, यही मतलब हुआ ना भाई। 100 अगर आप कहते हो, जैसे आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में बल्ब यूज़ होता है 60 वाट का, 60 वाट का बल्ब का मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि ये एक सेकंड में कितनी एनर्जी एमिट कर रहा है, 60 जूल्स एमिट कर रहा है। तो हमने क्या किया है, 100 वाट की लाइट को यूज़ किया है कितने टाइम के लिए, 66 सेकेंड के लिए। तो टोटल एनर्जी एमिटेड बाय द सोर्सेस 66, ऐसा लिखना थोड़ा सही नहीं होगा, 100 वाट दैट इज जूल्स पर सेकेंड इंटू 66 सेकेंड। तो देख सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, कितना आया, 6600 जूल्स आई। मतलब ये टोटल एनर्जी है जो सोर्स ने प्रोवाइड करी थी। तो ये हमने क्या निकाल ली, टोटल एनर्जी। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ से, एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन। तो जो फोटोन है उसकी वेवलेंथ कितनी है, 300 नैनोमीटर, इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, hc बाई लेमडा। hc की वैल्यू 6.634 इंटू 10⁻³ इंटू 3 इंटू 10⁸, वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाई लेमडा, 300 इंटू 10⁻⁹। तो ये हम निकालेंगे एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन। तो कितनी आएगी, 6.634 इंटू 10⁻34। तो पहले नंबर लिखेंगे और फिर फंक्शन दबाएंगे, 10⁻34, 6.6 इंटू 10⁻34 हो गया, ठीक है, इंटू अब 3 कितना हो गया, इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हुआ, ठीक है। 10⁸ करना है तो पहले 8 दबाएंगे, फिर उसको 10 में ले जाएंगे, तो टोटल आंसर आ गया हमारा 1.990। तो ये हो गया 6.6 इंटू 10 वाला ऊपर वाला टर्म अपॉन लेमडा डिवाइडेड बाई लेमडा। लेमडा कितना है, 300 इंटू 10⁻⁹। तो पहले 9 लिखेंगे, फिर माइनस साइन दबाएंगे और फिर 10 का फंक्शन दबाएंगे, 300 इंटू 10⁻⁹ ये हो गया। तो कितना आंसर आया, ये 6.634 इंटू 10⁻⁻19, 6.634 इंटू 10⁻⁻19, इतना आ रहा है, मे बी शायद, वट एवर, ठीक है, ये हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया आपका भाई, आपने क्या निकाला था, E इजिकल टू hc बाई लेमडा निकाला था ना, तो दिस इज द एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन। अब हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ टोटल एनर्जी कितनी है, 6600 जूल, और एनर्जी ऑफ अ वन फोटोन कितनी है, ये इतने जूल्स।
तो अब आपको ये पता करना है कि जो टोटल एनर्जी है उसमें कितने फोटॉन्स होंगे। तो यूनिटरी मेथड कि भाई अगर एक फोटोन की एनर्जी इतने जूल्स है और टोटल एनर्जी अगर 6600 जूल है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने होंगे। तो क्या करेंगे, इस नंबर को 6600 को डिवाइड कर देंगे किससे, 6.634 जो हमारा आंसर आ रहा था, डिवाइडेड बाई 6.634 इंटू 10⁻⁻19 से। ठीक है, तो कितना आ रहा है 9.948। तो ये क्या आ गए, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स आ गए। अब हमें क्या चाहिए, मोल्स चाहिए। तो अगर हमारे पास इतने फोटॉन्स हैं तो इसमें कितने मोल्स होंगे, तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है ना, कितना आ गया 0.0165। वापस आते हैं पहले, तो हमारे पास मोल्स ऑफ फोटॉन्स कितने आ गए, अरे यार फिर वापस जाना पड़ेगा, कितना आ गया 0.0165, 0.0165। अब इसमें कितने, आप क्वांटम मील निकाल लो, तो आपको पता है कितना आ गया 2.5 इंटू 10⁻³ मोल्स ये हैं, डिवाइड बाई 0.0165 मोल्स ये हैं। बस अब आपको डिवाइड करना है, तो 2.5 को किससे डिवाइड करना है, 0.0165 से। 2.5 डिवाइडेड बाई, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, 2.5 डिवाइडेड बाई 0.0165, तो कितना आ रहा है 151 आ रहा है। ठीक है, तो 151 इंटू 10⁻³ एंड डेट इज इक्वल टू 0.15 अप्रोक्सीमेटली। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बस समझाने में थोड़ा समय ज़्यादा लग गया, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये वाला पोर्शन भी जो था वो आपका इजी कैटेगरी में ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं इसको और ले जाऊंगा। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन पूछा है। ठीक है, देखो दिख रहा है ना, मैं एक बार चेक कर लूँ, हाँ थोड़ा सा, ठीक है। इसमें तो पहली रिएक्शन क्या की है, पहला रिएजेंट दिया हुआ है टर्शरी ब्यूटाइल है ना, 1 डिग्री अमीन है, और दूसरा MCPB के साथ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट हिंट दे दी है कि जो ए है वो हमारा EPR एक्टिव है। EPR एक्टिव क्या होता है, EPR एक्टिव होता है जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो देखिए सबसे पहले होगा क्या, सबसे पहले जब आप किसी एरोमेटिक रिंग में किसी न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन कराते हो, क्योंकि NH2 में जो नाइट्रोजन है इसके पास क्या है, लोन पेयर। तो ये किसका एग्जाम्पल है, आपका SN-AR मैकेनिज्म का, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन वाया एरोमेटिक रिंग। अब इसमें होता ये है कि जब आपको पता है कि जब आप ये रिएजेंट इस्तेमाल कर रहे हो जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, तो बेंजीन को क्या होना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना पड़ेगा। बेंजीन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। अब बेंजीन के पास खुद 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको पता है कि बेंजीन का जो नॉर्मल नेचर है वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक का है। इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पर हमने बहुत सारे फ्लोरीन्स लगाए। तो फ्लोरीन का काम क्या होता है, ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर लेंगे, तो इसकी जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ आपको पता है एक CF3 ग्रुप जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, ये क्या करेगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा, कहाँ से, ऑर्थो और पैरा से। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कहाँ होगी, ऑर्थो पे और पैरा पे। तो जो इलेक्ट्रोफाइल का न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो कहाँ फेवर्ड होगा, ऑर्थो पे और पैरा पे। अब मेजर पूछा है तो ऑर्थो वाला मेजर बनेगा कि पैरा वाला। तो अगर ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूशन होता है तो आप देख सकते हो क्या होगा, ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूशन होगा तो क्या होगा, मान लो यहाँ सब्स्टिट्यूशन होता ऑर्थो पे, तो ये CF3 और ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस करते, स्टेबिलिटी घट जाती। और अगर पैरा पे सब्स्टिट्यूशन होगा तो कोई हिंड्रेंस नहीं है। तो मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म इज क्वाइट सिंपल कि आप देखिए होगा क्या, CF3 है ना, हर जगह फ्लोरीन्स लगे हैं, तो सारे फ्लोरीन्स रिएक्टिव नहीं हैं, केवल ऑर्थो और पैरा वाला। ठीक है, अब क्या हुआ, टर्शरी ब्यूटाइल NH2, इसके लोन पेयर ने अटैक किया, कहाँ पे, यहाँ पे। मैं काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ समझ में, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसे। तो जैसे ही इस कार्बन पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, ये वाले कार्बन पे, तो क्या होगा, इसका पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, बाकी के सब्स्टिट्यूएंट नहीं बना रहा, केवल NH टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप और CF3। और इस पर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। और ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये नेगेटिव चार्ज जब रेजोनेंस करके यहाँ आएगा, इस नेगेटिव चार्ज को CF3 का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज कर देगा, तो इसलिए पैरा पोजीशन फेवर्ड होती है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में अब बेंजीन की एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हुई है, तो ये अपनी एरोमेटिसिटी वापस रिगेन करना चाहेगा। कैसे, ये वापस करेगा इंटरनल अटैक और यहाँ से फ्लोरीन निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमको क्या मिलेगा, अल्टीमेटली हमको मिलेगा बेंजीन की एरोमेटिसिटी वापस रिस्टोर हो गई, CF3 ग्रुप अपनी जगह है, बाकी सब अपनी जगह हैं। तो ओनली अंतर क्या आएगा, जो पैराफ्लोरीन है वो किससे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, NH टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप से। अब मैंने एक H क्यों हटा दिया, क्योंकि जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तो हाइड्रोजन हटा के लगाते हैं, ठीक है, वो मैकेनिज्म में आता है, वो डिटेल मैकेनिज्म यहाँ नहीं बता रहा। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, MCPBA की। तो बेटा MCPB क्या एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, जनरल फॉर्मूला RCO3H। तो इसको जब आप हल्का सा हीट करते हो तो क्या होगा, RCOOH में कन्वर्ट होगा और एक नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा। और ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। तो जब भी इसकी रिएक्शन कराओगे आप नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, MCPB के साथ, तो क्या होगा, इसका एक H और इसका एक H, इसका एक H और इसका एक OH रेडिकल बन के निकल जाएगा। अल्टीमेटली इट विल कन्वर्ट इनटू, एक्चुअली है ना, इसका आंसर ये नहीं होता, जब भी हम सेकेंडरी एमीन या प्राइमरी एमीन की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, MCPB के साथ, तो उसका N ऑक्साइड बनता है, N ये बनता है, N प्लस और O माइनस, ये एक्चुअली बनता है। तो एक्चुअल आंसर ये होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इसको। तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। लेकिन इन्होंने बोला है कि ये क्या है, EPR एक्टिव है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका एक H और इसका एक OH हाइड्रोक्सी रेडिकल बन के निकला होगा, और इसका जो NH2 का एक H गया था वो फाइनली इसके साथ रिएक्शन करके वाटर बन के एलिमिनेट हो गया होगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर इस नेगेटिव चार्ज की जगह क्या बना होगा, रेडिकल, ये हम अज्यूम कर रहे हैं, तो NO डॉट बना होगा। तो अब तो फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, तो देखिए पहला ही ऑप्शन करेक्ट है हमारा, दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, दूसरा ऑप्शन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड पे आप खुद ही देख सकते हो हिंड्रेंस ज़्यादा है, तो ये नहीं हो सकता। ये मेटा सब्स्टिट्यूटेड है, तो मेटा और मेटा पे तो सब्स्टिट्यूशन होगा ही नहीं। अब ऑप्शन नंबर पहला था या तो दूसरा था, तो हमको तो MCPB तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, है ना। अगर मान लो आपको ये नहीं देता, ये नहीं देता, आपको सिर्फ ये देता और ये भी लिख के नहीं देता कि EPR एक्टिव है, छोड़ो हटा वाला जिसको, बस ये लिख के देता, तो भी आंसर वही था ना। मान लो ये लिख के नहीं देता सेकेंड वाली रिएक्शन और सिंपल ये रिएक्शन देता, तो भी आंसर वही था, तो क्या हमको सेकेंड रीजन की जरूरत पड़ी, नहीं। तो ये तो हम पहले ही ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, इसका सही आंसर निकाल सकते हैं। तो डेट इज़ अ स्मार्ट स्ट्रेटेजी, डेट इज़ अ क्विक स्ट्रेटेजी जो आपको फॉलो करनी है, ठीक है। तो ये हमने 5 क्वेश्चन आपके कर लिए 101 से 105 तक। आई होप आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़। इसी तरीके से मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अब जल्दी से जल्दी बाकी के जो 120 क्वेश्चन तक हैं इसको सॉल्व करूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई हो या आपको फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा, आप प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय। कितने दिन रिकॉर्ड कर लिया, तो 35 मिनट कर लिया।